हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स में द्रवों के प्रभाव वाला चैप्टर। और इसमें हमारा चल रहा था बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। तो कुछ अनुप्रयोग हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। आज के वीडियो में जो हमारा बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग होगा वो आपके सामने है, जिसे कहते हैं मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव क्या होता है? क्रिकेट और टेनिस में जो बॉल होती है वो स्पिन करते हैं, स्पिन। और स्पिन को हिंदी में कहते हैं हम चक्रण करते हैं, यानी कि वो सीधी तो जाती है, उसके साथ में वो अपने अक्ष पे भी घूमती है। जैसे लट्टू घूमता है ना, ऐसे घूमती है। तो उसका यह घूमना क्या करता है, उसकी दिशा को बदल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर और नीचे की जो वायु होती है उसमें अंतर आ जाता है, उसकी स्पीड में अंतर आ जाता है, इसलिए उसकी गति की दिशा बदल जाती है। देखिए, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए, तो यहाँ पे ये बॉल है, तो ये ऐसे जा रही है, लेकिन ये अपनी अक्ष पे भी घूम रही है, चक्रण कर रही है ऐसे। तो इससे क्या होता है, इससे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ये यूं चली जाती है जैसे यहाँ दिखाया है, इसे भी देख सकते हैं। तो ऊपर की जो स्पीड है v प्लस आर ओमेगा होगी और नीचे की v माइनस आर ओमेगा हो जाती है। ठीक है, तो ये मैग्नस प्रभाव है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। मैग्नस प्रभाव, जब चक्रण करती किसी गेंद को फेंका जाता है तो वह उड़ान के दौरान अपने मार्ग से विचलित होती है, क्योंकि जो स्पिनर होते हैं वो जो हमारे बैट्समैन होते हैं उन्हें ज़्यादा घुमा देते हैं, तो उनकी जो बॉल होती है वो ध्यान में नहीं रहती किधर जाएगी, टप्पा खा के किधर भी चली जाती है, क्योंकि वो स्पिन करती है, चक्रण करती है। तो इस प्रभाव को हम क्या कह देते हैं? इस प्रभाव को हम मैग्नस प्रभाव कह देते हैं। अगर 1 नंबर में आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिख देंगे, मैग्नस प्रभाव कहते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 में आता है तो आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा जो आपके सामने है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी यहाँ तक। आगे देख लेते हैं। टेनिस, क्रिकेट इत्यादि खेलों में मैग्नस प्रभाव अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि गतिशील गेंद को उचित चक्रण कराकर किसी वांछित वक्र मार्ग पर फेंका जाता है। यदि एक गेंद बाएं से दाईं ओर को गति कर रही है तथा साथ ही किसी क्षैतिज अक्ष के परितः चक्रण कर रही है, तो चित्र अनुसार वायु गेंद के सापेक्ष दाएं से बाईं ओर गति करेगी। देखिए, तो ये क्या है, ये बाएं से दाईं ओर गति करने लगी। इसे जाना यूं था, लेकिन ये इस तरफ चली जाएगी। ठीक, बाईं ओर गति करेगी। परिणाम स्वरूप गेंद के ऊपर वायु का परिणामी वेग v प्लस आर ओमेगा व नीचे v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। अतः बर्नौली की प्रमेय से गेंद के ऊपर दाब कम और नीचे दाब अधिक हो जाएगा। अतः गेंद अपने स्वाभाविक पथ यानी कि ओ ए नॉट कौन सा वाला पथ है, देख लेते हैं। ओ ए नॉट, अच्छा ये रहा इधर। तो ये ओ ए नॉट है, इसकी बजाय ये ओ ए वन पे चली जाती है, अनुसरण करेगी तथा चक्रण की दिशा उलटने पर वक्राकार मार्ग की पिच कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि चक्रण दक्षिणावर्त है, अर्थात गेंद को टॉप स्पिन कराया जाए, टॉप स्पिन ये नाम आपने क्रिकेट में सुने होंगे, नॉर्मल सी बात है, तो दाबांतर के कारण बल गुरुत्व की दिशा में कार्यरत होगा, अतः गेंद की पिच अधिक तीक्ष्ण होगी। देखिए ऐसे हो जाता है। तो इसे जाना तो यूँ चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ चली जाती है। या फिर अगर इसकी स्पिन अलग है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन नीचे की तरफ चली जाती है। पुनः यदि गेंद ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः चक्रण करती हुई फेंकी जाए तो वह चित्र अनुसार पार्श्विक वक्र मार्ग पर मुड़ेगी, जिससे गेंद का स्पिन करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैग्नस प्रभाव समझ आ गया होगा। मैग्नस प्रभाव नॉर्मली क्या है, ये गेंद का स्पिन करना है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। दिशा क्यों बदल जाती है? क्योंकि ऊपर और नीचे की वायु दाब में अंतर होता है, इसलिए गति की दिशा बदल जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग खत्म हो जाते हैं, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रांतिक वेग व रेनॉल्ड संख्या।
क्रांतिक वेग व रेनॉल्ड्स संख्या। तो क्रांतिक वेग क्या है? क्रांतिक वेग है किसी द्रव के प्रवाह का वह वेग जिससे कम वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय और इससे अधिक वेग पर धारा का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध हो जाता है क्रांतिक वेग, और क्रांतिक वेग कहलाता है जैसे जैसे हम उबाल बिंदु लेते हैं पानी के लिए, जल के लिए, कि भाई यहाँ पानी उबलना शुरू करेगा, इससे ऊपर भाप बन जाएगा और इससे नीचे केवल इसका ताप बढ़ेगा। तो ऐसी क्रांतिक वेग है जिससे जिससे कम पे द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है और इससे अधिक पर विक्षुब्ध हो जाता है, और इससे अधिक पे विक्षुब्ध हो जाता है। और इसके लिए एक संख्या आती है जिसे रेनॉल्ड संख्या कह देते हैं। रेनॉल्ड एग्जाम में पूछी जाती है रेनॉल्ड संख्या। ये क्या है? एक विशुद्ध संख्या है जो किसी नली में द्रव के प्रवाह की प्रकृति बताती है, द्रव के प्रवाह की प्रकृति बतलाती है। तो किसी बहते तरल के लिए रेनॉल्ड संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल व प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात के तुल्य है। श्यान बल के अनुपात के तुल्य है, ये फॉर्मूला हो जाता है श्यान बल का। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल, NRA से डिनोट करते हैं इसे। तो ये रेनॉल्ड नंबर होता है। यदि आर त्रिज्या यदि आर त्रिज्या यदि आर त्रिज्या व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक ही नली से रो घनत्व का द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो नली से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान dm/dt हो जाएगा। प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान प्रति सेकंड, इसलिए अपॉन में dt ले लिया है। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन गुणा घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, तो इसे हम AV इंटू रो लिखेंगे। और प्रति एकांक जड़त्वीय बल तो DP अपॉन में dt अपॉन में A आएगा।
देखिए प्रति एकांक जड़त्वीय क्षेत्रफल, जड़त्वीय बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, जड़त्वीय बल, बल। तो बल किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। और जब एकांक क्षेत्रफल की बात हो जाए, एकांक क्षेत्रफल, तो इसे हम F इक्वल पी अपॉन में ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एरिया तो 1 है। ठीक है, तो इसी को हमने डी पी अपॉन में डी टी लिख दिया है, डी टी लिख दिया है, एफ इक्वल डी पी अपॉन में डी टी। ठीक, अब जो जो दाब है, दाब, जो दाब है इसे हम देखिए एक बार फिर से समझिए। प्रति एकांक जड़त्वीय क्षेत्रफल, जड़त्वीय बल, तो जड़त्वीय बल ये क्या है? ये संवेग परिवर्तन की दर बटे क्षेत्रफल है, संवेग परिवर्तन की दर बटे क्षेत्रफल है, संवेग। ठीक है, क्योंकि भाई P इक्वल होता है F इंटू ए के इक्वल होता है। यहाँ P हमारा संवेग है, संवेग। अब जो P था, P की जगह पे हम लिखेंगे एम वी लिखा हमने, तो यहाँ से जो V है उसे बाहर ले लिया, तो अंदर डी एम अपॉन में डी टी हुआ, अपॉन में ए हुआ। अब डी एम अपॉन में डी टी, डी एम अपॉन में डी टी की वैल्यू ए वी रो है, ए वी रो है, तो ए वी रो अपॉन में ए आएगा, और वी का स्क्वायर होगा। तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से वी स्क्वायर रो मिलेगा। ये क्या आ गया? जड़त्वीय बल आ गया। और एकांक क्षेत्रफल श्यान बल, श्यान बल एफ अपॉन ए होता है, तो इसके लिए हम ईटा वी अपॉन में आर लेंगे, ईटा वी अपॉन में आर लेंगे। जो हमारा रिलेशन आया था एफ इक्वल ईटा ए डी वी अपॉन में डी आर, वहाँ से ये लिख दिया है। ठीक है, अतः रेनॉल्ड संख्या की परिभाषा से जो रेनॉल्ड नंबर आएगा, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा वी रो आर। तो ये रेनॉल्ड नंबर हो जाता है, रेनॉल्ड संख्या हो जाती है। अब इसकी कुछ डिपेंडेंसी होती है, इसकी 3 कंडीशन हो जाती है। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 0 व 2000 के मध्य है, तो जो हमारा प्रवाह होता है वो धारा रेखीय अथवा पटलित होता है। ठीक, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, याद रखना इस बात को। अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो प्रवाह अस्थायी होगा, अर्थात धारा रेखीय से विक्षुब्ध होगा। अगर 3000 से अधिक हो तो द्रव का जो प्रवाह है वो निश्चित रूप से विक्षुब्ध होगा, तो विक्षुब्ध हो जाता है निश्चित रूप से। ठीक, ये रेनॉल्ड नंबर था। रेनॉल्ड नंबर क्या है? जड़त्वीय बल और श्यान बल में रिलेशन बताता है, और जो निकल के ये आता है। ठीक, और इसके आधार पे हम किसी भी द्रव के प्रवाह के होने की पुष्टि कर देते हैं कि वो धारा रेखीय है, विक्षुब्ध है, या किसी अन्य तरह का है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट है इसमें, गहरा जल सदैव शांत होता है। तो गहरे जल की परतें, गहरे जल पर दाब अधिक होता है। बर्नौली प्रमेय से बाह्य जल का वेग कम होगा और वह शांत होगा। ठीक है। सेकंड, नदी का सिरों पर वेग कम व बीच में अधिक होता है, क्योंकि स्थिर पृष्ठ से दूर जाने पे क्या होता है, जल की परतों का वेग बढ़ता है। जल की परतों का वेग बढ़ता है, इसलिए बीच में वेग अधिक हो जाता है। बादल तैरते दिखाई देते हैं। तो वायु की क्षमता के कारण बादल तैरते दिखाई देते हैं। आंधी में टीन सेट कौन हो जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म नंबर फर्स्ट, अविरतता का सिद्धांत, A1V1 बराबर A2V2 है। श्यानता गुणांक ईटा इक्वल F अपॉन A dV अपॉन में dx, और श्यान बल F इक्वल ईटा A dV अपॉन में dx। ठीक, इसे ठीक कर लेना, dx अपॉन में dV आएगा, dx अपॉन में dV। ठीक है। सीमांत वेग 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में ईटा। स्टोक्स का नियम 6 पाई ईटा आर वी होगा। इसके बाद बर्नौली थ्योरम आ जाती है। तो बर्नौली थ्योरम आपको पता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट, या दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और ऊंचाई शीर्ष के पदों में P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस एच इक्वल कॉन्स्टेंट हो जाता है। यह बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा रो होगा वो द्रव का घनत्व है, और जो सिग्मा है वो गोली का घनत्व है। ठीक, तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग my video and my channel. Also like and subscribing